स्टोरी तो आयल आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आज के जमाने में सच्चा प्यार किसी किसी को ही मिलता है, वह भी बहुत नसीब से। और आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहे हूँ वह भी कुछ ऐसी ही है जिससे आपको भी प्यार पर यकीन हो जाएगा कि आज के जमाने में भी सच्चा प्यार हो सकता है, और वह भी इतना सच्चा और इतना अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की जो कहानी है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि भीख मांगने का काम करती थी। और आपने भी ट्रेन में या फिर कहीं पर रोड पर ऐसे ही लड़कियों को भीख मांगते हुए देखा होगा। एक खूबसूरत सी मासूम सी लड़की होती है जो ट्रेन में भीख मांग रही थी, और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। और इसी एक मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर होता है कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। हालांकि लड़की और लड़के में बहुत ज्यादा फैसला था, यानी कि उनकी हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर था। लड़का बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता है, जबकि लड़की एक भीख मांगने वाली होती है। फिर भी लड़का लड़की से प्यार करने लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पटना से कोटा जा रही एक ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम निखिल कुमार होता है, वह नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 साल से वह अपने शहर पटना से कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। फिर वह कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि यहाँ ही किसी कोचिंग स्थान में एडमिशन लेकर के रहा जाए और यहीं से पेपर दिए जाए, जिससे उसका पेपर क्लियर हो जाए। तैयारी शुरू कर देता है। वह कोटा में रहकर होली की छुट्टियां मनाने वह घर आता है, और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना होता है। वह पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है, और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वह देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उसे लड़की को ऐसी भीख मांगता देखकर उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन अपने बदन को बहुत ही अच्छे से ढक रखा था। कोई उसे 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, तो कोई बोल देता है आगे को निकल जाओ, और उसे ऐसा बिहेव कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे, जैसा कि भिखारी के साथ अक्सर लोग करते हैं। वह लड़की जब ट्रेन में चढ़ी, तभी से निखिल उसको बस देखे ही जा रहा था। वह डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर थी और निकाल पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वह लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रही और निखिल के सामने आकर उससे भी भीख मांगने के लिए हाथ फैला दिए। निखिल उसको तब से देख ही रहा था, और फिर वह अपने जेब में हाथ डालता है और 5 का एक सिक्का निकालकर उसे लड़की के हाथ में से में रख देता है, और लगातार बस उसे लड़की को ही देखे जा रहा था। लड़की को भी यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि अक्सर यहाँ जिस किसी से भी वह भीख मांगती, कई बार ऐसे ही लड़के मिल जाते जो ऐसे उससे घूरने लगते थे। तो उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भीख मांगना उसकी मजबूरी थी। एक डिब्बे में भीख मांगने के बाद वह दूसरे डिब्बे में चली जाती है, और वहां भी भीख मांगने लगते हैं, और निखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसे लड़की को देखने के लिए, और उसे देखता रहता है जब लड़की उसे दूसरे डिब्बे में भी सभी यात्रियों से भीख मांग लेती है। यानी कि कुछ लोग उसे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इसके बाद वह जब तीसरे डिब्बे में जाने लगती है तो निखिल भी वहीं पर खड़ा हुआ था। हालांकि लड़की को देखते ही उसने अपनी पीठ फेर ली थी, यानी कि लड़की की तरफ उसकी पीठ थी। इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, वह लड़की उसके सामने हाथ फैला देती है भीख मांगने के लिए। और जैसे ही निखिल उसकी तरफ घूमता है वह चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो पता था कि अभी तो उसने उसे पैसे दिए थे, अब उसे दोबारा क्या दे। लेकिन लड़की उसे भी कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि इस आदमी से तो वह पहले ही मांग चुकी थी। लेकिन निखिल कुछ बोल नहीं पाता है, और चुपचाप अपने जेब से पैसे निकालने लगता है, और एक नोटों की गाड़ी निकालकर उसे लड़की के हाथ पर रख देता है। लगभग उसमें 20 से 25 हजार रुपए थे। नोट की गाड़ी में इतने सारे पैसे देखकर लड़की चौंक जाती है। अब उसे यह नहीं समझ आ रहा था वह इतने सारे पैसों का करें तो क्या करें, क्योंकि जितने दिन उसे भीख मांगते हुए थे, उतने दिनों में उसे आज तक इतने पैसे किसी ने नहीं दिए थे।
ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही उसने मिले थे। भीख मांगते समय इसी लड़की थोड़ी सी असहाय महसूस करती है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वह पैसों को रख लेती है। और जब अगला स्टेशन आता है तो वह ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद निखिल भी अपने कोचिंग सेंटर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे भी पेपर की तैयारी करनी थी। और जब वह वहां पर पहुंच जाता है तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है और उससे मिलना चाहता है। और जब उसे रातों को नींद नहीं आती तो वह अपने दिल का हाल अपने दोस्त को बताता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि किस तरह उसे वह लड़की मिली और जिसे वह पहली ही नजर में प्यार करने लगा। उसका दोस्त उसे समझाना है कि दोस्त, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वह लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम फिर से उसी जगह पर जाओ और उसे लड़की को तलाश करो, क्योंकि जो इस तरह की लड़कियां होती हैं उनका एक ठिकाना होता है जहां वह अक्सर भीख मांगा करती है, और तुम्हें वह लड़की दोबारा उसी जगह पर मिलेगी जहां वह पहले मिली थी। अब निखिल उसे लड़की से मिलने का मन बना लेता है, क्योंकि अब उसे रातों को चैन नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। बस हरदम उसे लड़की का ही ख्याल उससे सता रहा था। बस वह एक बार उससे मिलकर यह बात क्लियर करना चाहता था। क्या उसे भी उससे प्यार हो गया है? पहली नजर में जब तक वह उसका जवाब नहीं सुन लेता, उसको चैन नहीं मिलने वाला था। इसीलिए वह लड़की से मिलने का फैसला करता है। अगले दिन निखिल उसी पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और लड़की का इंतजार करता है, लेकिन वह लड़की आज उसे कहीं नहीं मिलती। वह बारी बारी से सभी ट्रेनों में चढ़ता है और उसे लड़की को ढूंढता है, और आखिर एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वह लड़की दिखाई दे जाती है। वह डिब्बे में भीख मांगते हुए निखिल की तरफ ही बढ़ रही थी, और जैसे ही निखिल को देखती हैं तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। निखिल भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह लड़की आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वह आगे निकल जाती है। अब निखिल उसको वहां ऐसे ट्रेन में कुछ कह नहीं पता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे और इतने सारे लोगों में एक अनजान लड़की से बात करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटी सी स्टेशन पर रुकती है तो वह लड़की ट्रेन से उतर जाती है और सोचने लगती है कि यह लड़का 3-4 दिन पहले ही गया था, आज फिर से कैसे आ गया। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया होगा, लेकिन वह सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वह बस ऐसे ही कुछ भी सोच लेती है। अब हालात भी दिख रही थी कि वह क्या करे, और उसने उसे पैसे भी दिए थे, इसीलिए वह उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन निखिल उसे सच में प्यार करने लगा था। निखिल उसके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और छुप कर उसका पीछा करने लगता है। लड़की स्टेशन से एक कच्चा रास्ता है, उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। निखिल भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसकी नजरें बस उसे लड़की पर ही टिकी हुई थी। लड़की एक घर में जाती है, जो एक कच्चा खपरेल का घर था, और आगे आंगन में एक छप्पर डाला हुआ था, और मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक बड़ा था पशुओं का, जहां पशु बांधे जाते हैं, उनके लिए भूसा भी रखा हुआ था वहां पर। और निखिल थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने लगा कि अंधेरा हो तो घर के नजदीक चला जाऊं। अंधेरा होने पर वह उनके घर के पीछे आ जाता है और छिप के उनके घर की हालत देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि प्राची के पिताजी का पैर कटा हुआ था। यह अभी अभी कटा हुआ लग रहा था, क्योंकि पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके अलावा उसके 3 भाई बहन थे और माँ खाना बना रहे थे। और फिर प्राची पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? प्राची बताती है, माँ, वह लड़का जिसने मुझे वह 20 से 25 हजार रुपए दिए थे, आज फिर से टकरा गया। तो उसकी माँ कहती है, अरे तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा, तुम सुंदर ही इतनी हो कि कोई भी तुम्हें देखकर पागल हो जाए। फिर लड़की रहती है, माँ, तुम ऐसे मजाक मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर प्राची अपने पशुओं के बाड़े में चली जाती है, पशुओं को चारा डालने के लिए, और वहां पर गाय को बांधने के लिए बढ़ने लगती है। निखिल भी मौका पाकर के वहां लड़की के सामने आ जाता है। लड़की निखिल को देखते ही घबरा जाती है और चीखने वाली होती है। इससे पहले कि वह लड़की चीखती चिल्लाती, निखिल उसका मुंह दबा लेता है और कस के उसको पकड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज चिल्लाना मत, नहीं तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। फिर वो उसे छोड़ देता है।
प्लीज पहले मेरी बात सुन लो, लड़की कहती है। ठीक है, बोलो। वह उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकती हो? लड़की अपना नाम प्राची बताती है। और इसके बाद आगे बातों का सिलसिला शुरू होता है। लड़की कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? और अगर मैं चिल्ला देती तो आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता? निखिल धीमी आवाज में बोलता है कि चिल्लाती क्यों हो? मैं बस तुमसे कुछ बात करने आया था। जब से तुम्हें देखा है मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्राची थोड़ी दूर होकर खड़ी हो जाती है और देखती रहती है और कहती है, क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने आए हो? निखिल कहता है कि यहाँ पर तुम्हें लगता है, इसके अलावा भी मेरा कोई काम हो सकता है। प्राची थोड़ी सोच में डूब जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। निखिल उससे कहता है कि जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद नहीं आती और मेरा चैन नहीं पड़ता। पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता है, इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये भीख मांगने वाला काम करती हो? प्राची बताती है कि मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी का काम करते थे, लेकिन एक दिन हादसे में उनके पैर खो गए, यानी एक एक्सीडेंट में उनके पैर काटने पड़े और इस वजह से घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। घर की माली हालत बहुत खराब थी और मेरे भाई बहन भी बहुत छोटे हैं और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसीलिए घर का पूरा भार मुझ पर आ गया। पिताजी की भी दवाइयां चल रही हैं और इस तरह घर का खर्च चलाने के लिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। हालांकि मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता है। निखिल प्राची से कहता है कि मैं तो तुमसे पहले ही नजर में प्यार कर बैठा हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? प्राची कहती है कि यह फैसला करना इतना आसान नहीं है। तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। निखिल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ सोचने के लिए। उस दिन रात को निखिल वहीं पर उनके पशुओं के बाड़े में ही रुक जाता है, क्योंकि प्राची कहती है कि रात ज्यादा हो गई है और इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? अब निखिल जैसे ही वहां पर रुक जाता है तो सुबह 4 बजे ही प्राची उसको जगाने के लिए आती है और कहती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। हालांकि निखिल वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते प्राची से कहता है, नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। मैं 5 दिन तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा और डेली रात को तुमसे मिलने आऊंगा। अगर तुम मुझे हाँ में जवाब देती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे ना में भी जवाब देती हो तो भी मैं खुश हूँ। बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। निखिल वहां से चला जाता है और पूरा दिन होटल में रहता है। वह रात को फिर उसी समय रात पर अंधेरा होने पर प्राची के घर आता है और फिर से प्राची से मिलती है। आज प्राची उसके लिए छुप कर खाना भी लाती है, जिसे वह अपने हाथ से उसे खिलाती है। अब कुछ दिनों से वह भीख मांगने भी नहीं जा रहे थे। उसकी माँ को यह बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि प्राची हर रोज भीख मांगने जाया करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से वह भीख मांगने नहीं जा रही थी, लेकिन पैसे फिर भी उसके पास थे। ऐसा कैसे हो सकता था? उसकी माँ के दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब उसे जानने थे। वह अपनी बेटी की थोड़ी जासूसी करने लगती है, और जब आज 5वां दिन था, यानी निखिल के उसके गांव से जाने का, और वह फिर से प्राची से मिलने आता है, और जब मैं प्राची से मिलने आता है काफी रात हो चुकी थी, तो उसकी माँ चोरी चुपके उन दोनों को पकड़ लेती है। हालांकि वो दोनों नॉर्मल दोस्त की तरह ही बातें कर रहे थे, लेकिन एक माँ का अपनी बेटी को जवान लड़के के साथ देखना कोई कम बड़ी बात नहीं थी। प्राची और निखिल दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन अब माँ को पूरी बात बताना भी बहुत जरूरी थी, नहीं तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती। प्राची हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को बताती है कि माँ, ये वही लड़का है जिसने मुझे 20 से 25 हजार रुपए एक ही बार में दिए थे रेलवे स्टेशन पर, और ये मुझे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। निखिल भी प्राची की हाँ में हाँ मिला देता है। अब प्राची की माँ कहती है, बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे ना? निखिल कहता है, माताजी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं घर वालों को खुद समझ लूंगा। और अब अगले दिन प्राची के माँ निखिल और प्राची की मंदिर में शादी करवा देती है। प्राची के घर वाले बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिल गया, और वह भी बिना दान दहेज के उसने शादी कर ली। प्राची से शादी होने के बाद निखिल प्राची को अपने साथ कोटा ही ले जाता है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। हालांकि शादी वाली बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। अब उनकी शादी को लगभग 1 महीने का समय हो चुका था, और किसी तरह यह बात निखिल के परिवार वालों को पता चल जाती है।
निखिल के पिताजी का निखिल के पास फोन आता है कि बेटा, अब तुम ये क्या कर रहे हो? हमने तुम पर इतना विश्वास किया और इस विश्वास के साथ तुम्हें वहां पर भेजा था कि तुम पढ़ लिख कर अफसर बनोगे, और तुम वहां एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। निखिल अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। निखिल के पिता कहते हैं, अगर तुम्हें रहना ही था तो शादी करके रहते। लिव इन रिलेशनशिप में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। निखिल कहता है, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। निखिल कहता है, पिताजी वो लड़की मेरे साथ यहीं पर रहती थी, यहीं पर पढ़ती है और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली और जल्दी में आपको यह बात बताने वाला था। निखिल के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुमने शादी कर ही ली है तो बहू को लेकर आ जाओ ताकि हम भी उसे देख सके और हमारे घर के, हमारे शहर के रीति रिवाज पूरे कर सके। निखिल अपने पिताजी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले वह प्राची को समझता है कि तुम हमारे घर चलकर मेरे माता पिता की इतनी सेवा करना, इतनी इज्जत करना, इतना मान सम्मान करना कि जब मैं उनको तुम्हारे घर की सच्चाई बताओ तब उनको तुम्हारी घर की सच्चाई नहीं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मान सम्मान नजर आए, तुम्हारे अंदर की अच्छाई नजर आए। प्राची सब समझ जाते हैं और निखिल उसे अपने घर लेकर जाता है। और अब जब कुछ दिन प्राची उसके घर वालों के साथ रहती है तो वह निखिल के माता पिता की खूब सेवा करती है और जल्दी उनके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। और जब 2-3 महीने के बाद निखिल प्राची की सच्चाई अपने घर वालों के सामने रखता है तो उसके घर वाले कोई कुछ नहीं कहता है, बल्कि वह खुश होते हैं कि बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक गरीब घर की लड़की को बहू बनकर। हो सकता है हम किसी अमीर घर की लड़की को लेकर आते तो इस तरह से हमें प्यार नहीं करती, हमारी इज्जत नहीं देती, हमारा मान सम्मान नहीं करती। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो दोस्तों, आज के जमाने में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, कुछ सच्चे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो प्यार को दिल से निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत,